सलाम फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन। ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ ये है फर्स्ट एड। और आपको पता है कि जो इस बुक में होता है कि जस्ट कीवर्ड्स दिए होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से, तो आप जस्ट उसके कीवर्ड्स आपको याद करने होते हैं या उनको आपको समझना होता है, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो तो आपको वो कीवर्ड्स आसानी करें क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं अपने लीजन दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, जस्ट उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है। ज़्यादा डिटेल तो दी नहीं हुई है फर्स्ट एड में, तो इस हवाले से हमने जस्ट उन्हीं जो पॉइंट्स दी हुई हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। हम आते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की तरफ। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें पता है कि C5, C6, C7, C8 और T1 से मिलके बनता है। तो ये जो इसकी हो गई, ये हो गई इसकी रूट वैल्यू हो गई, और उसके बाद इसके ट्रंक आ गए, और उसके बाद डिवीजन हो गई, कॉर्ड्स हो गई, ब्रांचेस हो गई। तो ये सब मिलके जो है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। तो इसमें तो आपने रूट वैल्यू तो ये याद रखना ही रखना है। उसके बाद आपने ट्रंक के हिसाब से अपर ट्रंक, मिडिल और लोअर ट्रंक याद करना है। और उसके बाद जो है ब्रांचेस को डिवीजन को छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में आपने लेटरल कॉर्ड्स हो गया, पोस्टीरियर कॉर्ड्स हो गया और अपना मीडियल कॉर्ड्स हो गया, इनको याद रखना है। और उसके बाद जो हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस में हमारी क्या क्या आ जाती हैं, एक्सिलरी आ गई, रेडियल आ गई, मस्कुलोक्यूटेनियस आ गई, मीडियन नर्व आ गई और उसके बाद अल्नर नर्व आ गई। तो जो है ना ब्रेकियल प्लेक्सस में कभी कभी इस तरीके से भी सवाल आ जाता है कि इनकी जो है कि रूट वैल्यू है, ट्रंक है, डिवीजन है, कॉर्ड्स है, ब्रांचेस हैं, ये मतलब पूछा जाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि रात थोड़ी देर को बुलाना या रात थोड़ा देर को बुलाना, तो जो आपको सही लगे आप उससे भी याद कर सकते हैं। और ऊपर से ये वाला भी जो दिया हुआ है निमोनिक्स, तो आप इसके हवाले से भी याद कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ब्रांचेस के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। जो पहली ब्रांच है यहाँ पे दी गई है वो है एक्सिलरी। तो हम पहले एक्सिलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एक्सिलरी की रूट वैल्यू है वो है C5 और C6। तो ये C5 और C6 आपने माइंड में रखना है कि एक्सिलरी की रूट वैल्यू है। उसके बाद जो है काजेज़ आ जाते हैं, काजेज़ ऑफ इंजरी। तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी के काज क्या हो सकते हैं। तो हमें जैसे कि पता है, जो इसमें पहला दिखा गया है कि फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सर्जिकल नेक है ह्यूमरस की, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। तो वो आपको इस तरह से सिनेरियो भी दे सकते हैं कि एक बंदा था बाइक पे जा रहा था और वो उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में जब उसका हमने हो गया है तो वो उसको हॉस्पिटल लाया गया। उसका जब हमने एक्सरे किया तो उसका जो है अपना क्या हो गया कि सर्जिकल नेक पे जो है ना फ्रैक्चर हो गया था। तो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर होने की वजह से वो हमसे पूछेगा कि बताओ कि अब इसकी कौन सी नर्व इंजरी हो गई है। तो हमने जस्ट एक्सिलरी नर्व ही देखनी है कि उसकी एक्सिलरी नर्व ही डैमेज हुई होगी। एक तो सिनेरियो था ये। अब दूसरा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि अगर एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है ह्यूमरस की, तो बताओ कौन सी नर्व जो है इंजर हुई। तो उसमें भी हम चूज़ कर लेंगे एक्सिलरी नर्व हो जाएगी अपनी, क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है ह्यूमरस की तो उसमें एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होती है। तो एक्सिलरी नर्व का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो हमने वही टिक करना है। उसके बाद है कि प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं कि वो आपको बताएंगे कि जैसे कि आपके पास पेशेंट आया है और वो आपको बता रहा है कि जो मेरा डेल्टोइड मसल है वो फ्लैटन हो गया है। अब फ्लैटन किस तरीके से वो आपको प्रेजेंट हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फ्लैटन होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब आप इसका मसल देख सकते हैं। जो मसल में आपको जो है वो क्या होगा कि आप एक साइड देखें उसकी पूरा सही से बना हुआ है, आप इसकी ये देखें पूरा सही है, और यहाँ से देखें ये फ्लैटन हो गया है। तो फ्लैटन वाला ये आपको वो मतलब पेशेंट ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो एक्सिलरी नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है। तो एक्सिलरी से आप डायरेक्ट इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्लैटन थी वो एक्सिलरी नर्व थी। तो मतलब फ्लैटन जो डेल्टोइड हो गया तो उसमें कौन सी नर्व इंजर्ड हो गई या उसमें इन्वॉल्व थी, वो थी हमारी एक्सिलरी नर्व। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है जो लॉस ऑफ अबडक्शन जो है एट द शोल्डर मोर देन 15 डिग्री सॉरी।
तो उसके हवाले से हमने रोटेटर कफ मसल वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो वीडियो में देखा था पढ़ा था। तो वो इस तरीके से था कि जो है ना कि इनिशियली जो अबडक्शन होती है आर्म की वो करवाता है कौन, सुप्रा स्पाइनेटस। तो अगर अबव 15 से है तो हमारा वहाँ पे डेल्टॉइड मसल इन्वॉल्व होता है। और कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, एक्सिलरी नर्व, क्योंकि डेल्टॉइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वो होती है एक्सिलरी नर्व जो डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। तो इसका लीजन इस तरीके से कौन सा हुआ, एक्सिलरी नर्व का लीजन हुआ। और तीसरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी जो है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड एंड द लेटरल आर्म। तो इसमें ये भी प्रेजेंटेशन आ सकती है, वो आपको बता सकते हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है डेल्टॉइड की तरफ से और लेटरल आर्म हो गई है, और उसको साथ में ना सर्जिकल नेक जो है अपना ह्यूमरस की जो है ना वो फ्रैक्चर्ड हो गए। तो आप बताएं कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो ये इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं, या आपसे जैसे कि डेल्टॉइड फ्लैटन हो गया तो इसके हवाले से भी पूछ सकते हैं। तो आपने एक्सिलरी नर्व ही सेलेक्ट करना है वहाँ पे। तो सेंसेशन के हवाले से हम देखेंगे तो सेंसेशन यहाँ पे जो है डेल्टॉइड की और जो है लेटरल आर्म की जो है सप्लाई हो रही है एक्सिलरी नर्व के हवाले से। उसके बाद हमारी नर्व आती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो इसका जो रूट वैल्यू है आपने याद रखना है C5 C6 C7। तो ये जो तीन इसकी रूट्स वैल्यू हो गई, C5 C6 C7। और इसकी अगर हम इंजरी पे आ जाएं, कॉज ऑफ इंजरी पे, तो अपर ट्रंक कंप्रेशन हो गया। तो इसकी अगर इंजरी वहाँ पे आपको आ जाता है कि अपर ट्रंक कंप्रेशन हो गया है और उसके साथ आपको बता रहा है, तो उसकी जो है प्रेजेंटेशन दे रहा है वो बाय रिफ्लेक्स बाइसेप रिफ्लेक्स जो है C5 C6 जो टेंडन करते हैं रिफ्लेक्स, वो जो है लॉस हो चुकी है। तो आप बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। तो आपने बताना है मस्कुलो क्यूटेनियस। जो ये अपर ट्रंक कंप्रेशन था ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे कि आया था, हमने देखा था जो यहाँ पे अपर ट्रंक था, ये वाला जो अपर ट्रंक हो गया, ये क्या है, सीधा आप देखेंगे मस्कुलो क्यूटेनियस की तरफ ही जा रहा है। तो ये जो ट्रंक में आ गया, तो अपर ट्रंक की जो इंजरी होगी उसमें मस्कुलो क्यूटेनियस इन्वॉल्व होगी। और जो मस्कुलोक्यूटेनियस की जो मेन प्रेजेंटेशन होती है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो ये होती है कि मतलब एक आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि एक पेशेंट है वो जो है अपना हाथ जो है शोल्डर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सो ये जो होती है, जो मूवमेंट हम शोल्डर तक हाथ पहुंचाना है, तो हमारे जो इसमें क्या होती है, फ्लेक्शन होती है। तो जिसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व होती है, तो जो मतलब कंप्रेस हो जाती है या उसको कोई भी लीजन हो जाती है, तो वो बंदा क्या होता है, अपने जो हैंड है वो शोल्डर तक नहीं ला पाता है। तो इसको क्या कहते हैं, वीकनेस ऑफ द फोर आर्म फ्लेक्शन एंड द सुपिनेशन। सुपिनेशन वाली जो होती है, स्पून लाइक हैंड हम जिसको कहते हैं, तो अब वो भी नहीं पहुंचा पाता है। तो उसके हवाले से हमारी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व होती है उसमें भी। उसके बाद जो इसकी तीसरी वाली है अपना जो प्रेजेंटेशन है, वो है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लेटरल आर्म। तो ये हम जो है इसकी बार बार ये क्वेश्चन में आता रहता है कि लेटरल आर्म की फोर आर्म की सेंसेशन जो है लॉस हो गई है, तो बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो लेटरल आर्म में जो होती है ये जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व होती है। और वैसे जो ये वैसे आप क्या कर सकते हैं, ये अपना जो हाथ है यहाँ तक शोल्डर तक नहीं पहुँचा सकते अगर आपका ये जो है अपना मस्कुलोक्यूटेनियस की इंजरी हो जाए तो। तो मस्कुलोक्यूटेनियस के हवाले से जो है क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है इसी तरीके से कि शोल्डर पे हाथ। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शोल्डर का आप सुन के आप डेल्टॉइड पे ना चले जाना। सो इसलिए आपने यहाँ पे जो फ्लेक्शन हो रही है फोर आर्म की जो फ्लेक्शन है उसके हवाले से क्वेश्चन होगा। सो आपको मस्कुलोक्यूटेनियस के हवाले से ही देखना है। और लेटरल फोर आर्म का भी आपने देखना है कि लॉस ऑफ सेंसेशन वहाँ पर हो गई है, तो आपने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को ही टिक करना है। उसके बाद हमारा आता है रेडियल नर्व के हवाले से। तो रेडियल नर्व जो है उसकी जो रूट वैल्यू है C5 to T1 है। तो इस तरह से आपने रेडियल नर्व का भी ये रूट वैल्यू याद रखना है। तो उसके बाद जो इसकी जो काजेज़ ऑफ इंजरीज़ है हम उसकी तरफ आते हैं। तो काजेज़ में क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ द एक्जिला। तो कंप्रेशन ऑफ एक्जिला के भी रीज़न क्या हो सकते हैं। तो पहली तो बात ये होगी, जब कंप्रेशन ऑफ एक्जिला का नाम आए तो आपने रेडियल नर्व की तरफ ही जाना है। दूसरा है ड्यू टू द क्रचेस और द स्लीप नाइट पल्सी। तो हम इस दोनों कंडीशन को देखते हैं ये किस तरह से एक्जिला को कंप्रेस करती हैं। तो कर्चेस में जो आ जाती हैं वो हमारे क्या आती जाती हैं, कर्चेस में जो आ जाती हैं चीज़ें वो आ जाती है ये वाली। जैसे कि आपने देखा होगा कोई जो है अपना लैंप है वो नहीं चल पा रहा है, तो उसको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कर्चेस। तो इस हवाले से हम इसको बिसाकी भी कहते हैं उर्दू में, तो इस तरीके से इसको कहते हैं। और उसके अलावा हमारा आ गया सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो नर्व हो गई है यहाँ पे मतलब प्रेस हो जाती है ड्यूरिंग इसको, मतलब यहाँ पे प्रेस करने की वजह से।
इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक बंदा है, वो अल्कोहलिक था, वो रात को मतलब वापस आया जैसे अपने घर पे, वो आके चेयर पे मतलब इस तरीके से बाजू उसकी जो है चेयर के ऊपर रखी हुई है और जो है, तो बताओ उसको कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है। तो उसमें वहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकता है एक्सिलरी नर्व या अपना रेडियल नर्व, तो आपने रेडियल नर्व को टिक करना है। और दूसरा वहाँ पे आ जाता है कि सैटरडे नाइट पॉल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। तो सैटरडे नाइट पॉल्सी में भी हमारा रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। और उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक लैंप है जो लंगड़ा है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, क्रिचेस दे दिए हैं, तो क्रिचेस के हवाले से उसने जो है ना वो कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। तो उसमें भी जो हमारी नर्व हो गई वो हो गई रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। और जो दूसरी प्रेजेंटेशन होगी उस मतलब काज होगा वो क्या होता है कि मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस से आप दिमाग में रख लें कि जब भी आ जाए ऑप्शन में तो मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो गया ह्यूमरस का, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडियल की तरफ। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन पूछ रहा है तो तब का कहाँ पे आएगा, एक्सिलरी नर्व की तरफ। और अगर मिड शाफ्ट का पूछा जाए और या अगर सर्जिकल नेक का पूछा जाए, सर्जिकल नेक के हवाले से आपको याद होना चाहिए एक्सिलरी। अगर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर पूछ रहा है तो आपका ध्यान जो जाना चाहिए वो किस तरफ, वो बिल्कुल ही रेडियल आर्टरी की रेडियल नर्व की तरफ। यहाँ पे मिड शाफ्ट हो गई, इस वजह से मैं मिड शाफ्ट को भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और जो तीसरा है इसमें लिखा हुआ है कि रिपीटेशन प्रोनेशन एंड सुपीनेशन ऑफ फोर आर्म, जैसे कि हमने क्या करना है, ड्यू टू द स्क्रू ड्राइवर यूज़। तो स्क्रू ड्राइवर यूज़ मतलब जैसे कि हमने कोई नट बोल्ट खोलना होता है तो हम बार बार हाथ को ऐसे तरह से मतलब रोटेट कर रहे होते हैं, राइट हैंड मोशन या लेफ़्ट हैंड मोशन, तो ये इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या होता है कि मतलब इसमें जो इंजरी होती है या नर्व इन्वॉल्व होती है वो रेडियल नर्व होती है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ भी वहाँ पे याद रखनी है कि अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाता है कि रिपीटेशन मूवमेंट कर रहा है फोर आर्म की, तो कौन सी नर्व हो जाती है इन्वॉल्व, तो रेडियल नर्व हो गई। और उसमें जो है ना ऑप्शन आपको फिंगर ड्रॉप भी दे सकता है, तो आपका फिंगर ड्रॉप का भी दिमाग में रखना है। तो जो फिंगर ड्रॉप है वो रेडियल नर्व की तरफ ही जाएगी। और सबसे मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज़ जो बनता है रेडियल नर्व का वो होता है रिस्ट ड्रॉप। तो रिस्ट ड्रॉप से आप दिमाग में रख लें, जब भी ऑप्शन आ जाएगा रिस्ट ड्रॉप तो आपने रेडियल नर्व की तरफ जाना है, रेडियल नर्व को ही टिक करना है। और हमें पता है कि जो रेडियल नर्व है वो क्या करती है, बैक साइड ऑफ हमारी जो आर्म होती है, फोर आर्म होती है और हैंड मसल्स होते हैं जो थोड़े बहुत, तो उसको भी जो है अपना रेडियल नर्व ही एक्सटेंशन में हेल्प करवाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, तो उसमें क्या होता है लॉस ऑफ एल्बो, रिस्ट और फिंगर एक्सटेंशन वो नहीं कर पाती, क्योंकि एक्सटेंसर जो मसल होते हैं वो रेडियल नर्व के हिसाब से ही सप्लाई होते हैं। और जो दूसरी प्रेजेंटेशन है वो होती है कि डिक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ। क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ में क्या होता है, वो जैसे कि पेशेंट आपके पास आया है तो आपने क्या किया है, उसको ना अपनी उंगली को बोला है कि उसके अपने हाथ से उसको मतलब पकड़ो उंगली को। तो आप उसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो बिल्कुल अगर वीक है तो उसमें से अंदाज़ा हो सकता है कि आपको रेडियल नर्व का भी इंजरी का चांस लग सकता है। तो आप उससे मतलब एक्सरे के हवाले से भी देखोगे कि कंफर्म करने के लिए, अगर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है ह्यूमरस का तो उसमें भी ये आपको प्रेजेंटेशन मिल सकती है। तो आप उसके हवाले से भी देखोगे, या जो स्क्रू ड्राइवर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बताया, तो उस वाले मूवमेंट में भी क्या होता है, जो क्योंकि रिस्ट जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है उसमें एक्सटेंसर मसल्स का होना भी मतलब फंक्शन करना भी लाजमी होता है फ्लेक्सर मसल के साथ। तो इस हवाले से इसकी प्रेजेंटेशन एक ये भी बनती है। और उसके बाद जो तीसरी प्रेजेंटेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म एंड द डोर्सल हैंड। तो ये जो तीसरी इसकी जो हो गई, ये भी इसकी तरह से हमारा फोर आर्म की जो हो गई या आर्म की हो गई और डोर्सल हैंड की हो गई। तो जो सेंसेशन सप्लाई होती है वो होती है रेडियल नर्व के हवाले से, तो इसमें रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि मतलब कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, अगर पोस्टीरियर साइड सेंसेशन ख़त्म हो गई है तो कौन सी नर्व हो सकती है, रेडियल नर्व। तो इस हवाले से रेडियल नर्व में ना आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्राइसेप जो है कौन सी नर्व से सप्लाई होता है, क्योंकि हमें पता है जो एक्सटेंसर मसल होते हैं वो बैक साइड या पोस्टीरियर साइड होते हैं आर्म के। तो ट्राइसेप जो है पोस्टीरियर होता है आर्म के, तो हमने वो भी एक्सिलरी नर्व रेडियल नर्व से सप्लाई किया जाता है, तो उसको हम रेडियल नर्व की इंजरी कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंसर मसल कौन से जो है कि नर्व से सप्लाई होते हैं, तो वो भी रेडियल नर्व के हिसाब से सप्लाई होते हैं।